हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों की हिस्ट्री की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों। चलो आखिरी दिन आखिरी पड़ाव, तो सबसे पहले हैप्पी होली तो मैं आप सभी लोग को विश कर चुका हूँ। ठीक है, अब होली जो सेलिब्रेशन करना है वो तो थोड़ा बहुत करना ही है, बिकॉज इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लव। सेलिब्रेट करो, अच्छे से करो, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि चेहरे पे कलर ना लगे, हाथों पे कलर ना लगे, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने कई दिन से आपको बोला है। ठीक है, चलो ये सब बात भी होती जाएगी, लेकिन आपके लिए कंटिन्यूस पूरे साल भर हमने मेहनत किया, जिसमें सारी चीज़ें आपको हमने पढ़ाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे वीडियोज़ को देख के कंसेप्ट क्लियर करके ले लो, ताकि कोई भी चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत ना रहे। सारे के सारे टॉपिक्स पहले से आपको आते रहे, उसका स्टोरी, उसका हिस्ट्री क्या है, सब कुछ पता रहे। ठीक है, उसके लिए वीडियोस आप हमारे देख सकते हो। दूसरा, अभी रिसेंट में 2 दिन में हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उन वीडियोस को भी अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ चेकआउट करना। सारे के सारे हर एक टाइप के वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, चाहे वो आप लोग के MCQs हो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स हो, शॉर्ट नोट्स के हो, या फिर आप लोगों का जो कंसेप्ट चार्ट आता है उसके ऊपर क्वेश्चंस हो, या फिर और भी पैसेज बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो हो। ऐसे कई अनगिनत चीज़ें हमने बना दी है वीडियोस के फॉर्म में। जाके चेकआउट जरूर से करना और उसको याद जरूर करना, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है। तो सेल्फ स्टडी करो, जितना हो सके याद करो, रट्टा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन याद करो। ठीक है बच्चा, चलिए अब आपके लिए एक और ऐसा वीडियो है जो कि समझ लो एक तरीके से शायद लास्ट या फिर सेकंड लास्ट वीडियो हो सकता है आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए। अब ये जो वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस के ऊपर होने वाला है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है। क्या पूछता है कि स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्या पूछता है कि वो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। और या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तो आपको उतना रीजन भी बताना पड़ेगा। अगर मान लो खासकर फॉल्स है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, लेकिन ट्रू भी है उसके थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा। तो टोटल मिला के आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 2 करोगे राइट तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो यही सब चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, विद आंसर लेकर आया हूं, जो कि आपको हेल्प करेगा चीजों को याद करने में। तो जरूर से जितना हो सके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना। तो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट समझना, एक बड़े भाई का रिक्वेस्ट, या फिर एक आप राहुल सर को अगर बहुत मानते होंगे, पिछले कई साल से आपके लिए हमने मेहनत की है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अगर आपने हमसे पढ़ाई की है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमें भूल मत जाना आफ्टर द 10th पेपर, क्योंकि 3 दिन बचे हैं और 10th का एग्जाम खत्म हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहो। तो एक हमारा चैनल है जिसमें हम 11वीं 12वीं भी बहुत ईमानदारी से और डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं, जिसमें सारा साइंस का सिलेबस, सारा कॉमर्स का सिलेबस हमने पढ़ा के वीडियोस को अपलोड करके रखा है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट है वहाँ पे। तो उस चैनल का नाम है दोस्तों JR कॉलेज। तो प्लीज़ इस चैनल पे जाना और ये चैनल को जाके अभी से मैं आपको रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूँ, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको याद रहे ना रहे। तो अभी ये वीडियो देखते देखते जाओ बैकएंड में जाओ, यानी बैक करो और जाओ और JR कॉलेज सर्च करो, आपको मिल जाएगा। या तो हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर या फिर चैनल के सेक्शन के अंदर आपको देखने मिल जाएगा JR कॉलेज चैनल, जो स्पेसिफिकली 11वीं और 12वीं को हम पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ जाके अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चा, कर दोगे इतना? ओके। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि ये जो वीडियो है बाकी लोगों तक भी रीच आउट होना चाहिए, तो इसके लिए एक छोटा सा लाइक का टारगेट मैं देना चाह रहा हूँ, 5000 लाइक का। तो 5000 लाइक आप जरूर से इस वीडियो पे करना, क्योंकि बहुत एनर्जी लगी है, बहुत डेडिकेशन लग रहा है इस वीडियो के। ठीक है, और वैकेशन में आप हमसे जुड़े रहो, आपके साथ मैं करियर काउंसलिंग करूँ कि आपको मैं बताऊँ कि साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या फिर आपको कुछ करियर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके लिए मुझे जरूर से फॉलो करके रख लेना। और वैकेशन में हम ढेर सारी लाइव सेशन वहाँ पे करेंगे, जिसमें फेस टू फेस कनेक्ट करके बच्चों से हम बात करेंगे। ठीक है बच्चे, ये जरूर से कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो हम चैप्टर वाइज जाएंगे हमेशा की तरह। तो पहला चैप्टर नंबर 1 जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स है या नहीं वो बताना है, और राइट गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब इसी क्वेश्चन के आंसर्स का गिव रीजन भी आपको देना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो कि इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। वैसे 4 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के अंदर, चारों में से कोई एक आने के चांसेस हो जाएंगे, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि है, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडियन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो क्या ये सच है कि गलत है? तो इसका आंसर है बिल्कुल सच है, ट्रू है। क्यों है? रीजन क्या है ट्रू होने का? क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी जब भी हम बात करते हैं, इसमें देयर इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पीपल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें लोग आ जाते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जाते हैं। हर 5 साल में होता है पूरे इंडिया लेवल पे, और स्टेट लेवल पे होता है, ताकि हर पीपल को राइट हो सके वोट डालने का। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, चाहे वो कोई भी जेंडर के हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अर्लियर टाइम पे जो वोटिंग एज था वो 21 साल था, लेकिन आज के डेट में इसको रिड्यूस करके कितना साल कर दिया है? 18 साल इसका जो है वोटिंग एज जो है वो कर दिया है। ठीक है, एंड टुडे इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी डेमोक्रेटिक नेशन, एंड देयरफॉर इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसीलिए इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन के आंसर्स आप इस प्रकार से करोगे कि आंसर ट्रू है, और
इसका रीजन ये है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज तो याद ही करना है। मैं आपको जस्ट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कंसेप्ट के थ्रू, आंसर तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दिया है, तो आपको इसको बस याद करना है। आपके पास नोट्स होगा, डाइजेस्ट होगा, आराम से आंसर आपको कोई मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इसको याद करते रहो। क्या क्वेश्चन है दूसरा, सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो वर्किंग हो रहा है, काम जो करते हैं गवर्नमेंट, उसका जो सिक्रेसी है, मतलब सीक्रेट जो है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो होना चाहिए था वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया, आपको पता ही है ना कि भाई जो भी आप कर रहे हो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। तो सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज डिक्रीज। ठीक है, हैज डिक्रीज, ये फॉल्स है ना, क्या हो गया, सिक्रेसी जो है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है कि नहीं, अभी डिक्रीज हो गया है, क्योंकि भाई आपको पता है आज के डेट में है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब गवर्नमेंट को हर एक चीज पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने इतना इतना बजट इस डिपार्टमेंट को दिया है, इस मिनिस्ट्री को दिया है, इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ है, वो पब्लिक को बताना पड़ता है। तो जो सीक्रेट पहले काम करते थे गवर्नमेंट के लोग, जो सीक्रेट काम करते थे, पहले पॉसिबल था, पहले इंक्रीज होता, लेकिन अब होता है डिक्रीज। तो ये जो इंक्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ड इंक्रीज जो लिखा है वो गलत है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, फॉल्स लिखा। इसका रीजन ये है कि सीक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, और 2000 तक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैव बीन अप्रोच एज द राइट्स ऑफ सिटीजन, मतलब इंसान का हक है ताकि वो गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करे और गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल रहे। तो इस हिसाब से ये सब चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द लिविंग डॉक्यूमेंट। जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे देखा जाता है। तो क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। तो ट्रू और फॉल्स में इसका स्टेटमेंट आ जाएगा ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि रीजन इसका है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही डायनामिक और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आज भी बहुत सारी चीज 99% ऑफ चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है, और पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजेस ला सके, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी प्रोसीजर होती है। एंड जुडिशियरी एक्सेप्टेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट एट सम टाइम स्पेसिफाइड द लिमिटेशन ऑफ द पावर। यानी कुछ समय तक ये लिमिटेशन भी है कि भाई पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और जुडिशियरी टू के स्टैंड दैट पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकता। आपको पता है ना कि अभी जब ये इलेक्शन हुआ 2024 का, आई गेस, ठीक है, पूरा लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो इसमें यह था कि हमारा जो टोटल सीट्स होते हैं ना हमारे लोकसभा में 543 होते हैं, आई गेस। तो इसमें जो बीजेपी एंड उनके साथ में जो डेमोक्रेटिक अलायंस था, जिनको एनडीए बोलते हैं हम लोग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इनका दावा ये था कि हम 400 सीट लाएंगे। अब की बार 400 पार का नारा लगा था, आपको याद होगा। तो अगर ये 400 सीट लाते, मतलब लाइक एक तरीके से बहुत ज़्यादा सीट अगर है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पास, तो उनके पास एक हक हो जाता है, एक राइट मिल जाता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनमें कुछ चेंजेस ला सके। लेकिन चेंजेस एक लिमिटेशन तक ही हो सकती है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। तो ये भी चीज़ एक लिमिटेशन जुडिशियरी ने, यानी जुडिशियल सिस्टम जो होता है, कोर्ट्स होते हैं, उन्होंने लगा रखा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन पावर जो है वो सेंट्रल क्यों है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, याद रखना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? रीजन क्या है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये कंट्रोल करता है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या कर रहा है? पावर के मिसयूज होने से बचाता है। इट ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द कॉमन पीपल टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप याद रख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं, देखो। अब चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 ट्रू और फॉल्स है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और एक एक का रीजन बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन। मतलब इलेक्शन कमीशन क्या लगाते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं या फिर वोटिंग होने वाले रहते हैं, उसके कुछ दिनों से आचार संहिता होता है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है। तो उसके पीछे का रीजन ये है, ट्रू क्यों है ये? रीजन ये है कि माल प्रैक्टिसेस, मतलब कोई भी गलत काम ना हो इलेक्शंस के दौरान, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके इंडिया में। और इन्होंने ये कोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू किया है। और ये जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जो अलग अलग रूल्स बताता है गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो पावर में है, जो पावर में नहीं है, या फिर जो भी वोटर्स हैं, हम जैसे आप जैसे लोग, इनको भी एक रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है इलेक्शंस के दौरान। और कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल क्यों ना हो, ये लोग भी उस रूल को तोड़ नहीं सकते, वायलेट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और उसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शन इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर सेकंड टाइम। यानी कि अगर मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास ये हक है
कि वो दोबारा से उस जगह पे इलेक्शन करवा सके अगर जरूरत पड़ी तो क्या ये सच है कि गलत है? तो यस, बिल्कुल ये सच स्टेटमेंट है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर जो भी इलेक्शन कमीशन है उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ चीटिंग हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो उस जगह पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो दोबारा से इलेक्शन करवा सकता है, ये उनका हक है। किसका? इलेक्शन कमीशन का। तो ये क्यों होता है, रीजन क्या है? बिकॉज इट हैपेंस ओनली इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजोरिटी। यानी अगर मान लो कि कोई जीत गया, बाद में सरकार में कोई चेंजेस आ गया, पलट गई सरकार, मेजोरिटी लॉस हो जाता है ना टर्म पूरा करने के बाद, तब ये चीजें हो पाती है, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, साथ में अगर कोई भी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिड टर्म इलेक्शन जो है होते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा आपके जो टर्म होते हैं उसके कंप्लीशन होने के पहले। और कुछ कुछ समय पे ऐसा होता है इलेक्शंस के दौरान ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा का है, विधानसभा का है या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है, वो रिजाइन करता है कोई भी कारण से, तो वो सीट खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, जिसके वजह से या फिर डेथ वगैरह की वजह से खाली हो जाती है, तो इसके वजह से दोबारा इलेक्शन भी करवाया जा सकता है। ये भी एक संविधान में लिखा हुआ चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और भी क्या चीजें हैं, देखो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेज द इलेक्शन वुड बी हेल्ड इन ए पर्टिकुलर स्टेट। क्या इलेक्शन प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करता है कि इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, कहां कहां होंगे? क्या ये सच है कि गलत है? बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सी भी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस करवाने के लिए, ना कि कोई स्टेट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो इलेक्शन कमीशन ही पूरा डायरेक्शन कंट्रोल कैरी करता है और इलेक्शन करवाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, चाहे वो डेट ऑफ इलेक्शंस का डिक्लेरेशन हो या फिर रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो, वो सब के सब इलेक्शन कमीशन ही देखता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फैसिलिटी ऑफ वीवीएपीएटी। ठीक है, वीवीपीएटी आपको पता ही है, ईवीएम मशीन में वीवीपीएटी होता है जिसमें पर्ची छप के आता है, पता है ना, तो वीवीपैट बोलते हैं इसको। तो वीवीपैट जो है ईवीएम मशीन्स में, ये क्या करता है? मैल प्रैक्टिसेस को इलेक्शंस में क्या करता है? एक तरीके से स्टॉप करता है, यानी धोखाधड़ी से एक तरीके से आपको सिक्योर करता है। क्योंकि क्या होता है, आज के डेट में ईवीएम मशीन का जमाना है। आपने कभी वोट नहीं किया होगा क्योंकि आप शायद 16-17 साल के होंगे, लेकिन मैंने वोट किया। तो क्या होता है कि बटन दबाना होता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं, उसमें सिंबल्स होते हैं, पार्टी के सिंबल्स होते हैं। जैसे बीजेपी का है तो कमल का सिंबल है, कांग्रेस का है तो हाथ का सिंबल है, शिवसेना है तो धनुष बाण सिंबल है, तो ऐसे सिंबल्स होते हैं। तो आपको मान लो कि इस पार्टी को, इस कैंडिडेट को वोट करना है, तो आपने क्या किया? अंगूठा दबाया या फिर कोई भी बटन दबाया। बटन दबाने के बाद जिस भी पार्टी के सामने आपने बटन दबाया उसमें लाइट जलेगी, और लाइट जलने के बाद वीवीपैट मशीन में से एक पर्ची निकलेगी, और वो पर्ची में वो जो भी आपने दबाया था उस पार्टी का सिंबल बना रहेगा और उस व्यक्ति का या कैंडिडेट का नाम बना लिखा रहेगा। तो आपको इंश्योर हो जाएगा कि हाँ, आपने जो बटन दबाया है उसी इंसान को वोट गया है, तो उसका एक पर्ची कट के नीचे गिर जाएगा, आपको नहीं मिलेगा वो पर्ची, अंदर गिर जाएगा मशीन के, तो लेकिन वो आपको दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि हाँ, मैंने इसी इंसान को वोट दिया और उसी इंसान को वोट गया है। तो चीटिंग होने से बचाता है ये वीवीपैट मशीन। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये रीजन इसका ये है कि एक्सपर्ट कमेटी ने 8 अक्टूबर 2010 में इस चीज को बनाया गया था, ताकि वोटर वेरीफाइड पेपर जिसको बोलते हैं वीवी, वोटर वेरीफाइड पीएटी, पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपीएटी का फुल फॉर्म है, याद रख लेना, इनकेस पूछेगा तो काम आएगा। तो ईवीएम मशीन में वीवीपीएटी होता है, वीवीपैट बोलते हैं इसको। ये फैसिलिटी इंश्योर करता है कि वोटर को वेरीफाई कर सके कि उन्होंने जो वोट किया है वो प्रॉपरली गया है कि नहीं गया है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 के अंदर भी लगभग 4 इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, चारों को एक एक करके देखते हैं। चलो पहला, ठीक है, क्या है पहला? दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या लोग और गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से काम करती है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मान लो मुझे कोई भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना है, गवर्नमेंट से कुछ काम है, या फिर गवर्नमेंट के लिए कुछ जो भी है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, तो कहीं ना कहीं मुझे बीच में कोई लोग चाहिए ना। तो बीच में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस होते हैं, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स। तो पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से लिंक का काम करती है, किसके किसके बीच में? लोगों के बीच में और सरकार के बीच में। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन यही है कि पॉलिटिकल पार्टी एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट पीपल, बिकॉज दे कम्युनिकेट। वो लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं डिमांड्स को, कंप्लेंट्स को, क्योंकि हमको कोई डिमांड है, कोई कंप्लेंट है, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, यानी हमारे मिनिस्टर्स जो एमएलए हैं उनके पास जाके हम बात करेंगे, पॉलिटिशियन के बारे में जाके बात करेंगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो इस प्रकार से आप अपना रीजन लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और क्या क्वेश्चन है इसमें? और क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? भाई बिल्कुल सही है। क्यों सोशल है? क्योंकि भाई उनका काम ही है सोशलाइज रहना। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि इनका काम है ये
लोगों के जनता के लिए काम करते हैं ये लोग, ठीक है ना, ये सेल्फ के लिए काम नहीं करते। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली टेक द इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पार्टी आल्सो स्ट्राइव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। इट हैज प्रपोज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रमोटिंग कलेक्टिव गुड, ठीक है ना। तो एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है, स्टाइल ऑफ वर्किंग का डिफरेंस होता है पॉलिटिकल पार्टी के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशली काम करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। क्या कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार जब आती है तो क्या सरकार इनस्टेबल हो जाती है? ट्रू है कि फॉल्स है? भाई बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कोएलिशन पॉलिटिकल पॉलिसी जो होती है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है आज भी हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी के साथ साथ जो साउथ में, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, एक तो वो हमारे पवन कल्याण जो है, जो एक्टर थे साउथ के, वो अभी पॉलिटिशियन बन गए, उनका भी सपोर्ट है। एक और जो आंध्र प्रदेश के साथ सीएम है, कि मुझे नाम याद नहीं है उनका, ठीक है, लेकिन जो भी है मुझे खेद है उसका कि मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। उनका भी सपोर्ट है उनको, प्लस जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, नीतीश कुमार, उनका भी सपोर्ट है। मतलब कहीं ना कहीं अकेले बीजेपी सरकार नहीं चला रही है, उनका भी योगदान है। मतलब 3 से 4 पार्टी, 4-5 पार्टी मिलके है, तो उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार क्या इनस्टेबिलिटी लाती है क्या? नहीं भाई, गठबंधन की सरकार उल्टा स्टेबिलिटी लाती है। मतलब अकेले सरकार है तो भी स्टेबिलिटी है, गठबंधन भी तो भी स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि गठबंधन सरकार इनस्टेबिलिटी लाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट, जिसको गठबंधन की पॉलिटिक्स बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं पावर में। एंड कोalition गवर्नमेंट जो होता है, ये प्रूफ टू बी सक्सेस स्टोरी रहा है। मतलब अर्लियर टाइम्स में आप देखोगे, इवन महाराष्ट्र में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोalition गवर्नमेंट हुई है, सरकार चली है अच्छे खासी 5 साल तक, जो भी टर्म होता है उनका, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शिरोमणि अकाली दल इज ए नेशनल पार्टी। मतलब शिरोमणि अकाली दल एक नेशनल पार्टी है क्या? नहीं भाई, शिरोमणि अकाली दल जो है एक रीजनल पार्टी है। क्यों रीजनल पार्टी है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहां काम करती है? पंजाब में काम करती है। 1920 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिलीजियस एंड रिलीजन आइडेंटिटी मेंटेन रहे। पंजाब में उन्होंने पावर लाया है, मतलब सत्ता में आए हैं बहुत सालों तक, ठीक है ना। इनका क्राइटेरिया जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रिस्क्राइब किया है, और नेशनल पार्टी जो है फुलफिल नहीं होती है, इसके लिए नेशनलिस्टिक पार्टी नहीं है शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 तक हम पहुंच चुके हैं, इसमें भी लगभग 4 ट्रू और फॉल्स है। तो चलो एक एक करके चारों ट्रू और फॉल्स को देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, पहला, मूवमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। आंदोलन, मूवमेंट्स मतलब आंदोलन। तो क्या आंदोलन जरूरी नहीं होते लोकतंत्र देश में? होते हैं ना। अगर कभी किसी की डिमांड पूरी नहीं की जा रही है तो मैं क्या करूंगा, पब्लिकली उतर जाऊंगा और मैं अपनी राय रखूंगा, मान रखूंगा। बहुत सारे आंदोलन हमारे देश में हुए हैं, सक्सेसफुल रहे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि भाई कि मूवमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी टाइप का मूवमेंट हो, ये कलेक्टिव एक्शन होता है लोगों का पार्टिसिपेशन का, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन सोशल इशू पे बात करते हैं, गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी है डायरेक्टली, तो आंदोलन करना पड़ता है। गवर्नमेंट आंदोलन करेंगे तो गवर्नमेंट बात सुनती है, ठीक है ना। राइट टू प्रोटेस्ट, हमारा तो हक बनता है ना, राइट टू प्रोटेस्ट, हमें आंदोलन करने का हक है, संविधान में लिखा हुआ है राइट टू प्रोटेस्ट। तो ये सब चीजों के कारण ये बहुत जरूरी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फिलहाल में फॉल्स है, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको याद करके चलना है, बस बाकी सब चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मूवमेंट्स डू नॉट नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कोई भी आंदोलन के लिए कोई भी लीडरशिप का होना जरूरी है क्या, कि नहीं जरूरी है? भाई जरूरी है ना, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो लीड फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन टीम का नहीं रहेगा तो भाई डिसीजन कौन लेगा? तो उसी प्रकार का, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि भाई जो मूवमेंट होता है एक तरीके का कलेक्टिव एक्शन है लोगों का, ठीक है ना, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होना जरूरी है। और इसीलिए जो भी लीडर्स रहेंगे उनको भाई मूवमेंट को चूज करना पड़ता है कि उनका मूवमेंट का गोल क्या है, क्या एक्शन लेना है उनको, क्या टेक्निक रहेगी। तो अच्छा ग्रेट लीडरशिप रहेगा तो मूवमेंट भी अच्छे तरीके से चलेगा, और जो उनकी बात थी वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, और फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का होना जरूरी है। और ये स्टेटमेंट में लिखा है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं चाहिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। याद रहेगा, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बात कर लेते हैं और एक क्वेश्चन की, जो कि कंज्यूमर मूवमेंट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। कंज्यूमर मूवमेंट जो है कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो बिल्कुल सही है कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है एग्जिस्टेंस में आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स थे जिन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम फेस किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज के डेट में कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है प्रोडक्ट्स को लेना, क्योंकि आज के डेट में प्रोडक्ट्स में काफी मिलावटें आने लगी है, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लेंट्स है। तो उस चीज को रोकने के लिए, मिलावट को, एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए, जो भी प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं, फ्रॉड हो रहा है वेट में भाई, ठीक है ना, ये सब चीज में। तो इसको रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, लागू गया है, ये 1986 में ही लागू कर दिया गया था, ताकि ये सब चीज से और बहुत सारे फ्रॉड होने से बच सके। तो ये सब चीजें हैं, इसके लिए कंज्यूमर मूवमेंट का एग्जिस्टेंस में आना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेगा, अगर द ग्रीन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड द फार्मर्स इनटू रिच एंड पुअर फार्मर।
क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन रिच और पुअर फार्मर के कैटेगरी में आया? तो ये सही है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया यानी कि हरित क्रांति आई तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अच्छी खासी जमीन थी और फसल उग रहे थे, तो वो किसान बहुत अमीर बन गए, और कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास नहीं रिसोर्सेज थे तो नहीं कर पाए थे। तो रीजन यही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में और सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड ग्रेन्स ग्रेव करने। हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी बेनिफिट फॉर द पुअर फार्मर। जो गरीब किसान थे उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इसीलिए जो रिच एंड पुअर फार्मर में एक तरीके से डिवीजन हो गया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था आपके लिए, ठीक है, समझ में आया। अब आ जाते हैं एक आखिरी चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 5। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को सस्टेन करने के लिए अलर्टनेस जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है, ट्रू है, क्योंकि अलर्टनेस कैन फाइट अगेंस्ट द करप्शन। अलर्टनेस है, अगर अलर्ट है गवर्नमेंट, करप्शन नहीं होगा, पॉलिटिकल माल प्रैक्टिसेस यानी गलत काम नहीं होंगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसी में सस्टेनेबिलिटी लाना और अलर्टनेस रखना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज हो सकता है? और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर एंड द ट्राइबल हैज इंक्रीज इन द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि जो फार्मर्स एंड ट्राइबल्स का जो प्रॉब्लम था क्या वो बढ़ गया क्या लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में? नहीं भाई, इसका तो उल्टा होना चाहिए। तो ये फॉल्स है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम जो है फार्मर्स एंड ट्राइबल का ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हुआ है? उल्टा रिड्यूस हुआ है, उल्टा होना चाहिए था, रिड्यूस हुआ है सिग्निफिकेंटली। और इनफैक्ट वेरियस वायलेंट टेक्निक्स जो भी यूज होते थे गवर्नमेंट को अपोज पॉलिसीज करने के लिए, ये सब चीजें इस्तेमाल होती। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट क्या था आपका? फॉल्स था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल में लूज कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू द करप्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। क्या होता है कि जब भी इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ लफड़ेबाजी हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, घूसखोरी हो जाती है, पैसे देके वोट होते हैं, तो क्या लोगों का विश्वास उठ रहा है? तो यस, बिल्कुल सही है, विश्वास, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाता है। बिकॉज करप्शन की वजह से लोगों का जो वर्किंग कैपेसिटी होती है गवर्नमेंट की, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, एंड इसीलिए डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है लोगों के मन में, कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, डिससैटिस्फैक्शन आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इतने सारी चीजें जो है वो हमने करा दी, और आप देखोगे 19 नंबर लिखा है, मतलब लगभग 19 ट्रू और फॉल्स हमने करा दिया, जिसमें से आपके पेपर में 3 बनेंगे, ठीक है, 3 या 2, सॉरी 2 ही करना है ना आपको, हाँ 3 बनेंगे, 3 में से आपको 2 करना है, ठीक है। यही चीज़ है, क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं ना, 3 में से आपको कोई 2 करना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है यार इस पेपर के अंदर, बहुत ज़्यादा ईजी है। पॉलिटिकल साइंस कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है, माफ करना, हाँ ठीक है, गिव रीजन। तो 3 में से कोई 2 ही करना है, देखो यहाँ पे 3 में से कोई 2 ही करना था, तो 19 तो दे दिए मैंने, तो 19 में से कोई होपफुली 2 तो आ ही जाएगा यार, ठीक है। तो जितने भी हो सकते थे सबके सभी चैप्टर्स के हमने प्रोवाइड कर दिए, और उम्मीद करता हूँ ये सारे आपने समझ लिए होंगे, कंसेप्ट भी समझ लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, और नहीं याद किया तो अभी वीडियो को एंड करके फटाफट से इसको रट्टा मार लो, याद कर लो कैसे भी करके, और प्रॉपर तरीके से रीजन के साथ लिखना है, तो 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी के साथ ये वीडियो भी होता है पूरा, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे, और सारे के सारे चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लोगे। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। तो बस आज के लिए इतना, इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एकदम फाड़ देना, ठीक है बच्चा। चलो इसी के साथ इस वीडियो एंड करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो का जो हमारा छोटा सा लाइक का टारगेट है दोस्तों, कितना है दिया था हमने, छोटा सा लाइक का टारगेट कहाँ गया भाई, किधर गया भाई, मिल गया। तो एक छोटा सा लाइक का टारगेट दिया था 5000 का, और जैसे मैंने बोला हमारे JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना मत। तो अभी जाओ JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो एंड करते हैं, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। जो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।